मेरा नाम शबाना है। मेरे माँ बाप की 7 औलाद हैं। मैं सबसे पहली औलाद हूँ। बदकिस्मती से मेरे माँ बाप ने सिवाय औलाद पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया था। हमारे घर पर खाने की कमी रहती थी। मैं इन हालात में जवान हुई और सोचा कि मेरे माँ बाप के पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि मेरी शादी करा दें। शायद सारी उम्र मुझे घर बिठाए रखेंगे, मगर मेरे दुख की इम्तिहान नहीं जब अब्बा ने आकर एक बार बताया कि मैं लुक्का के किराने वाले मालिक से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैं तो सुनकर ही रो पड़ी थी। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन थी तो लड़की ही ना। मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरा पति खूबसूरत हो और अमीर हो। वो किराने वाला मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और ना कि शादीशुदा बल्कि 3 बच्चों का बाप भी था। उसकी बीवी का इंतकाल हुए 1 साल हो गया था। दूसरी शादी के लिए उसने काफ़ी कोशिश की थी, मगर उसे कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं था। मगर मेरे माँ बाप आसानी से मान गए, क्योंकि उनके पास उस आदमी का जो कर्ज था वो उसी सूरत में माफ़ हो सकता था जब मेरी शादी उससे हुई। तो मैं 20 साल की और वो 40 साल का। मगर मेरे माँ बाप तो ऐसे ही समझ रहे थे कि मेरे लिए शहजादे का रिश्ता आया है। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करा दी। मेरे पति का नाम अमन था। वो इतना खास नहीं था, बस एक किराने की दुकान थी। मैं क्या करती, मैंने उसे ही अपना पति मान लिया था, क्योंकि और कोई चारा था ही नहीं। उसके 2 लड़के और एक छोटी लड़की थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपने पति को अपने हाथ में रखना है ताकि वो मेरे काबू में रहे। मैं कोशिश करती थी कि मेरा पति अपने बच्चों के साथ कम से कम साथ में रहे। मैं उसके बच्चों को उसके उठने से पहले ही स्कूल भेज देती थी और शाम को उसके आने से पहले ही जल्दी सोने को कह देती थी। उसके बच्चों को मैंने अपने काबू में इस तरह किया था कि वो सांस भी मेरी मर्जी से लेते थे। तीनों बच्चों के बावजूद भी मेरा पति बहुत ज़्यादा जवान था। वो रोज़ रात को बादाम पीसकर खाता था और कहता था कि इससे जिस्म में ताकत पड़ती है। जब शादी हुई थी, उसकी सबसे छोटी बेटी 1 साल की थी और मजबूरन मुझे ही उसे पालना पड़ा। शुक्र है उसके दोनों बेटे बड़े थे। मैं दिन दिन कर अपने प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार करती रही, लेकिन जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था। मैं जितनी ख्वाहिश करती अपनी औलाद की, उतनी ही देर होने लगी। शादी को 5 साल गुजर गए थे और इस साल में मैं उसको बच्चों को भी पालने लगी थी। 2 साल बाद मालूम हुआ कि मैं बांझ हूँ और औलाद पैदा नहीं कर सकती। उस दिन के बाद तो जैसे मैं मायूस हो गई थी कि इस घर और किराना स्टोर के मालिक उसके बेटे ही होंगे। 2 साल गुजर गए थे। मेरे पति ने अपने दोनों बेटों को बाहर भिजवा दिए थे। मेरे पति की बेटी 15 साल की हो गई थी। उसने मैट्रिक कर लिया था। मेरे पति का इरादा था कि वह अपनी बेटी को अल्लाह तालीम दिलाएगा। मैं भी उसके इरादे पर हामी भर ली, क्योंकि मुझे जब से मालूम हुआ था मैं माँ नहीं बन सकती, तब से मैंने उसके बच्चों से प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरे पति का ही हाथ था। उस दिन वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैं घर से बाहर थी और ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखने वाली थी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं रुक गई थी। शबाना मेरी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करने बाहर गई है। हाँ यार, उसने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। अगर उसने अपनी औलाद हो जाती तो वो सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसलिए तो मैंने उसे लगातार वो गोलियां खिला रहा था कि उसे प्रेगनेंसी ना हो। ये सुनकर तो मेरी नज़रों के सामने जमीन आसमान गिर गए। मैंने अपने पति को हंस हंस कर अपने दोस्तों से बात करते हुए देखा था। उसने ही मुझे औलाद से महरूम रखा। मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 10 सालों में सिर्फ धोखा मिला था। मैंने उसे सजा देने का फैसला किया। मैंने उसके बड़े बेटे को फ़ोन करके कहा कि अपने पापा को वहाँ बुला लो, तुम्हारा काम संभाल लेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने ऐसी चाल चली कि वह अपने आप राजी हो गया। उसने अपने बाप को राजी खुद किया। तो 3 महीने के अंदर मेरा पति बाहर चला गया। अब बस मैं और मेरे पति की बेटी रह गई थी। मैंने अपने पति से बदला लेने के लिए खातिर उसकी 16 साल की बेटी की शादी किसी बुड्ढे से करवाने का सोचा। यही तरीका था जिससे उसके दिल पर चोट लगती, जैसे मेरे दिल पर लगी थी। मैंने एक 70 साल के बुड्ढे से ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी।
लेकिन उसमें मेरा भी फ़ायदा था क्योंकि वह बहुत अमीर था और उसने मुझे उस शादी के 5 लाख दिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि उस बुड्ढे से उसकी जवान बीवी के जरिए खूब सारी दौलत बटोर लूंगी। 70 साल की उम्र में भी अच्छी खासी सेहत रखता था। जब वो रिश्ते वाले के साथ आया तो उसे देखकर मैंने कहा, बड़े मियाँ आपकी तो बहुत अच्छी सेहत है, क्या खाते हो? फिर उसने कहा कि छोड़ो इस बात को, खानदानी राज है, नहीं बता सकता। उससे कहा कि मैं इन दोनों के साथ कोच्चि में ही रहूंगी क्योंकि मेरा भी दिल कुछ अरसा अमीरों वाली जिंदगी गुजारने को था। मेरे पति की बेटी 16 साल की और बहुत ही मासूम थी। उसने चुपचाप शादी कर ली थी और मेरे कहने पर किसी को भी ना बताया, ना अपने बाप को और ना ही अपने भाइयों को। उनकी शादी की पहली रात ही मैं चौंक गई क्योंकि वो 70 साल का बुड्ढा कमरे में जाने की बजाय चोरी चोरी किचन में जा रहा था। मैं भी हैरानी से उसके पीछे गई और चोरी चोरी उसे देखने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। लोग शादी से पहले रात दूध पीते हैं और वो लस्सी पी रहा था। हैरान करने वाली बात थी। और फिर वह अपने कमरे में चला गया। वो 70 साल का बुड्ढा आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका एक भांजा के अलावा। वो भी शादी वाले रोज ही नजर आया था। उसका लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाली बात जरूर थी। जवान कम उम्र बीवी के पास जाने से पहले ही लस्सी पीता था। एक दिन मैंने उस लस्सी का ग्लास पेश किया। कहने लगा, सासू माँ मैं लस्सी नहीं पीता। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वो मुझसे उम्र में कई गुना ज़्यादा बड़ा था और वह मुझे इस तरह बुला रहा था जैसे कि मुझसे छोटा हो। अगर उससे लस्सी पसंद नहीं थी तो रोज रात को जवान बीवी के कमरे में जाने से पहले पीता क्यों था? ये सवाल मुझे बेचैन करने लगा था। एक दिन मैंने चुपके से देखा कि उसने लस्सी में एक दवाई मिलाकर वो लस्सी पी ली, लेकिन मैं नोट कर रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वो तो जैसे बूढ़े से जवान होने लगा था। कहाँ उसकी झुर्रियाँ और कहाँ अब वो नई नवेली दुल्हन के साथ रोज शहर पर जाता। ये क्या चक्कर था? ये जानने के लिए मैंने उसकी पुरानी नौकरानी को पैसे देकर पूछा तो उसका जवाब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई। कहने लगी कि ये सारा कमाल इस लस्सी का है जो साहब रोज रात को पीता है। जब भी मालिक नई शादी करते हैं तो वो रोज लस्सी पीकर ही रात को अपने कमरे में जाते हैं। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे मालिक को मैंने लस्सी में कुछ मिलाते हुए भी देखा था, वो क्या खास चीज़ मिलाते हैं? तो वो सोचते हुए कहने लगी कि माँ जी मैंने भी देखा है कि मालिक लस्सी में कुछ मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकर हूँ, पूछने की ज़रूरत कैसे कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि कोई मर्दाना ताकत वाली दवा होगी ताकि अपनी 16 साल की जवान बीवी को खुश कर सके। वैसे तो पहले भी मैंने यही सोचा था कि जब वो नौकरानी कह रही थी कि वो 70 साल का बुड्ढा अपनी ताकत की कुछ बढ़ाना चाह रहा हो, लेकिन जाने क्यों मेरी छठी सेंस मुझे एहसास दिला रही थी मामला कुछ और है। मेरी सौतेली बेटी भी शादी पर ऐसी खुश थी जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। अपने बूढ़े पति के साथ हंसी खुशी बाहों में बाहें डालकर घूमती फिरती रहती थी। अब उसके बाप को बताने का वक्त आ गया था कि उसकी बेटी ने घर से भागकर एक 70 साल के बूढ़े से शादी कर ली है। मैंने अपने प्लान पर अमल करने का सोचा तो मेरी सौतेली बेटी हीरो का हार लेकर मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि अगर आप बाबा को बताएंगे तो वह ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से आकर ले जाएंगे, मगर मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, नहीं बताओ। जब वो वापस आएंगे तब देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं भी हीरो की लालच में आकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। उस वक्त मैं भूल गई थी कि ये शादी मैंने अपने काम के लिए की थी। रात को फिर मैंने उस बुड्ढे को लस्सी पीते हुए देखकर मुझे नौकरानी की बातें याद आई कि हो सकता है कि वो खुद को जवान और ताकतवर रखने के लिए किसी दवा का इस्तेमाल कर रहा हो। अगर ऐसा था तो फिर वो गलत थी। मैंने 70 साल बुड्ढे से अपनी 16 साल की बेटी की शादी कराई थी ताकि वो भी वैसी ही औलाद के लिए तड़पे, मेरी तरह बे औलाद रहे, तभी मेरा बदला पूरा होता। लेकिन उस बुड्ढे को देखकर लग रहा था कि शादी में उसे अलग ही रंग और खुमार चढ़ा दिया है और ये सब उस लस्सी का कमाल था। कम से कम तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। मुझे कुछ भी करके इस लस्सी के राज खोलना था ताकि अगर ऐसी कोई भी बात है तो मैं वक्त पर
मैं अपनी सौतेली बेटी से कहूँ कि अपने पति को रोज रात को दूध का गिलास दिया करो। इस उम्र में लस्सी पीना खतरनाक साबित हो सकता है। वो मासूम लड़की मुझसे पूछने लगी, और क्या वो नहीं पीनी चाहिए? इससे पहले उसे जवाब देती मेरी नज़र उस बेड पर रखी चीज़ों पर पड़ी। बहुत ज़्यादा कीमती जूते कपड़े उसके बेड पर रखे हुए थे, जो मैंने और मेरी बेटी ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैंने उससे कहा कि ये मैं सब समेटकर एक तरफ रख देती हूँ, और मैंने उसे समझाते हुए कहा कि जितना दूर हो सकती हो उतना दूर रहो अपने पति से, और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सामान समेटने की कोशिश करो। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारा ये सामान समेट देती हूँ। मैं उसका सारा सामान समेटने के बहाने उसके कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन वो पुड़िया मुझे कहीं पर भी नहीं मिली जिसे वह लस्सी में मिलाकर पीता था। नौकरानी ने बताया था कि वो लस्सी खुद ही बनाता है, किसी को अपने पास नहीं आने देता। नौकरानी ने ये बात कही, आप देखिएगा साहब कितनी जल्दी औलाद वाले होंगे, हर बार भी ऐसा ही होता है। मैं तो ये सुनकर घबरा गई थी। उसकी कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो सौतेली बेटी की शादी उससे कई गुना बड़े आदमी से कराई थी, जो औलाद पैदा करने की क्षमता ही ना रखता हो। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। वो तो औलाद पैदा करने के चक्कर में था। मैंने खुद तफ्तीश करने की सोची और एक दिन उससे पूछ ही लिया कि तुम्हें लस्सी पीना बहुत ज़्यादा शौक है। कहने लगा कि मैं आपको उस दिन भी बताया था कि मुझे लस्सी पीने का कोई शौक नहीं है। मेरे सब्र का गुस्सा हाई हो चुका था। मैंने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मैंने कई बार रोजाना लस्सी पीते हुए देखा है। तुम रोज अपने कमरे में जाने से पहले लस्सी का गिलास पीकर जाते हो। अब जल्दी से बताओ ये क्या चक्कर है? कहने लगा, चक्कर तो कोई नहीं है, मुझे दिन के वक्त लस्सी पीना पसंद नहीं है। रात को मैं बहुत शौक से पीता हूँ, मगर रोजाना क्यों पीते हो? मेरा सवाल अभी वहीं पर खड़ा था। वो मेरे सवालों से तंग आ गया और कहने लगा, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता, इसे लस्सी ले लेता हूँ। ये कहकर गुस्से से चला गया। अभी तो मैंने सिर्फ लस्सी का ही पूछा था और वो घबराकर चला गया, जैसे कि मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अगर मैं उससे उस पुड़िया का भी पूछ लेती तो वो तो बेहोश हो जाता कि मैं उसके बारे में इतना जान गई हूँ। लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसका इस तरीके का रवैया बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा था। अगले रात की बात है, मैं उसके आने से पहले ही किचन के काम के बहाने मौजूद थी। मुझे देखकर वो चौंक गया, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि मैं यहाँ पर रात के इस टाइम मौजूद रहूँगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना दूँ। वो गुस्से से कहने लगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकता हूँ। मैं मुंह बनाकर बाहर आ गई। मैंने उसकी बीवी से कहा, तुम अपने पति के लिए खुद लस्सी बनाया करो। वो तो कहने लगी, मैंने तो बहुत बार कहा है, लेकिन वो खुद ही मना कर देते हैं। नहीं, मैं खुद बना लूँगा। कभी कभी तो मेरे लिए भी बनाकर ले आते हैं। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरी सौतेली बेटी के घर से बाहर के चक्कर ज़्यादा ही लगने लग गए थे। उसके भी पर आ गए थे। पहले तो मैंने यही सोचा था कि उसके बाप से इंतकाम लूँगी, जैसे कि मेरे बाप ने मुझसे बड़ी उम्र वाले आदमी से शादी करी और मेरे पति ने मुझे बे औलाद कर दिया था। ऐसे ही मैं उसकी बेटी के साथ 70 साल के बूढ़े से शादी कर उसे बे औलाद कर देना चाहती थी, मगर इस बूढ़े के पास इतनी दौलत होगी ये तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। अब मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा था। मैंने अपनी सौतेली बेटी से कहा कि किसी भी तरह इससे पैसा निकलवाओ। अगर वो मेरे हाथों से निकल जाती तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। उस लड़की के समझदार होने से पहले अपना मकसद हासिल करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए 70 साल पहले बूढ़े से शादी कराई थी। लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मैंने एक प्लान पर अमल करने की सोची। रात को जैसे ही उसने लस्सी का गिलास तैयार किया और उसके अंदर अपनी जेब से वो खास पुड़िया निकाली और वो पाउडर अपनी लस्सी में मिलाने लगा। इससे पहले कि वो लस्सी पीता, मैं जल्दी से किचन के पास गुलदान गिरा दिया। वो जल्दी से गिलास वहीं छोड़कर बाहर देखने गया। मेरे लिए बस इतना ही मौका काफ़ी था। मैंने जल्दी से गिलास बदल दिया, जो मैंने कुछ देर पहले ही तैयार किया था। इस कार्रवाई में मुझे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैं असल में ये मालूम करना चाहती थी कि आखिर इसमें क्या है, इसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाता है। सुबह उठी तो मैं इस लस्सी को एक पॉलीथीन में डाला और लैब में देकर आ गई। मैं सच जानना चाहती थी कि इसमें क्या है। मैं वहाँ से घर वापस आ रही थी कि मैं अपनी सौतेली बेटी को गाड़ी चलाते हुए कहीं जाते हुए देखा।
वो अकेली गाड़ी चला रही थी और मुझे इस बात का इल्म नहीं था। उसे गाड़ी भी चलाना आता है। उसकी शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते हुए थे। इतने दिनों में उसका पति उसे गाड़ी चलाना ही नहीं सिखा सकता था और उसके बाप के पास तो मोटरसाइकिल थी। फिर उसने गाड़ी चलाना कैसे सीखी थी? और घर गई तो मेरे पति का कॉल आ गया। मैंने इतने दिनों से जानबूझकर बात नहीं की थी। वो अपनी बेटी से बात करना चाह रहा था। मैंने कहा पता नहीं कहाँ पर है, मुझे बताकर कहीं नहीं जाती। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी की मालकिन बन गई है। कल अगर कुछ हो जाता है तो मुझे कुछ मत कहना। मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे बताए बगैर वो किन हवाओं में ही है। कई दिन हो गए थे, बस अपने आप में मगन रहती है और बाहर के चक्कर लगाती रहती है। मैं उसके पति से जाकर पूछी कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? कहने लगा ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर गई है और अब इस उम्र में उसके साथ शॉपिंग नहीं कर सकता। कमर जवाब दे जाती है। तो मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। मैं अब उसे क्या बताती कि ड्राइवर बाहर बैठा है और तुम्हारी कम उम्र जवान बीवी बाहर घूम रही है। मुझे उस लड़की पर शक होने लगा था। कुछ तो चल रहा था इस घर में जिसकी खबर मुझे नहीं थी, जो वो मुझसे छुपा रही थी। जब भी उसे देखती यही लगता था कि वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। पति के घर में होने के बावजूद भी वो फोन पर लगी रहती। मैं कुछ पूछती तो कहती मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ। लैब वाले ने 2 दिन के बाद रिपोर्ट देने को कहा था। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लगता कि वो खास लस्सी क्यों पीता है, अब तक उसे पीने नहीं देना चाहिए। इसीलिए आज रात भी बहाने से उसे बाहर भेजकर मैंने लस्सी का गिलास बदल दिया। अगले दिन भी मैंने यही किया। लैब वाले का फ़ोन आया कि रिपोर्ट बन गई है, आप आकर ले जाओ। मैंने उसे कहा कि मुझे बता रिपोर्ट में क्या लिखा है। जो भी उसने मुझे बताया सुनकर मुझे लगा कि लैब की छत मेरे सिर पर गिर गई हो। जो कुछ भी मैंने सुन रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं घर जाके उस बूढ़े के पास जाकर वो रिपोर्ट दिखाई और कहा ये देखो उस लस्सी का रिजल्ट जो तुम रोज बड़े शौक से पीते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम जहर पी रहे हो, वो भी अपनी मर्जी से। इस पुड़िया में जहर होता है जो तुम जानबूझकर लस्सी के गिलास में मिलाकर पीते हो। बूढ़े ने बताया कि इस लस्सी में ताकत वाली दवाइयां शामिल नहीं है, इसमें जहर मिला हुआ है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि वो जानबूझकर जहर क्यों पी रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं उसकी बीवी तो उसे जहर नहीं दे रही है, क्योंकि उसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उसे कहा कि ये पुड़िया तुम्हें कौन देता है? कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं देती? क्या वो तुम्हारी जान लेना चाहती है ताकि तुम्हारे मरने के बाद बहुत सारी दौलत अपने नाम पर कर ले? मेरे जहन में तो यही आया था कि मेरी सौतेली बेटी उसे मारने का प्लान कर रही हो ताकि दौलत और जायदाद उसके नाम हो जाए, क्योंकि बुड्ढे की कोई औलाद थी ही नहीं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मासूम सी भोली सी बीवी को इस बात का पता ही नहीं है। मैं ये जहर खुद ले रहा हूँ और मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो खुद अपनी मर्जी से जहर ले रहा है। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अपनी जान क्यों लेना चाहते हो? वो कहने लगा तुम इतनी समझदार हो कि इतना कुछ मालूम कर लिया है तो भी ये मालूम कर लो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जाओ जाकर मालूम कर लो, क्योंकि अगर देर हो गई तो सच में बहुत देर हो जाएगी। मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल गई कि बुड्ढा तो सनकी हो गया है, अजीब बातें कर रहा है। अब भला मैं उसकी बात कैसे पता करती कि वो ये सब क्यों कर रहा है? मुझे शक हो रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इस टाइम मुझे डर लग रहा था कि बूढ़े का क्या पता कहीं मेरे खाने में ही जहर ना मिला दे। अगले दिन मैंने अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ कॉरिडोर में अपनी सौतेली बेटी को देखा। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती वहाँ से गायब हो चुकी थी। शायद मुझे गलतफहमी हुई थी। भला उसे यहाँ क्यों होना था? डॉक्टर से चेकअप कराकर मेरी तसल्ली हुई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी अभी मेरी कौन सी उम्र थी, 32 साल की थी मैं। सच कहूँ तो वापस आ रही थी। अपने पति से इंतकाम के चक्कर में उसकी बेटी के साथ खुद फंस गई थी।
वापसी में आते हुए मैंने एक बार फिर उसकी झलक देखी। मैंने जल्दी से टैक्सी को रोका और कहा, इस गाड़ी का पीछा लगा दो। और मैं चाहती थी कि वो कहाँ जा रही है, और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा आ रही कि वो उस अस्पताल में जा रही थी जहाँ मैं थोड़ी देर पहले वापस आई थी। इसका मतलब था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। थोड़ी देर पहले जो मुझे लग रहा था मैंने उसे देखा था, वो बिल्कुल सही देखा था। मैं देखना चाहती थी कि वो अस्पताल क्यों जा रही है। कहीं मेरी तरह उसे भी तो जहर का पता तो नहीं चल गया। लेकिन गाड़ी से वही अकेली नहीं उतरी, बल्कि साथ में कोई और भी निकला, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वो तो उसके पति का भांजा था। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था कि सारी बात क्या थी। यकीनन ये एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बात उस बुड्ढे को पता चल गई होगी। मैं उन दोनों का पीछा करके अस्पताल चली गई। मैं जरा करीब होकर उनकी बातें सुनी, उनकी बातें सुनने की कोशिश करी। वो उनसे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। थोड़ी देर बाद जब वो डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर चौंक गई। उनके रंग उड़ गए। वो कहने लगी, आप यहाँ? मैंने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? अस्पताल क्यों आई हो? और पति के होते हुए किसी और के साथ? कहने लगी, मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अंदर हौले हौले जहर डाला जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे अंदर जहर कहाँ से आया। मैंने कहा, तुम्हारे पति की वजह से, क्योंकि वो जान गया था कि तुम उसे बेवफाई कर रही हो, उसके भांजे से ताल्लुक बना रही हो, इसलिए तो उसने तुम्हें सजा दी। वो खुद जहर लेता था और वही जहर तुम्हारे रगों में भर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को ये सब कैसे पता चला। वो रोते हुए कहने लगी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो पैदा होते ही जिस औरत को माँ के रूप में देखा था वो आप थी। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ माना था। आपने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। बाबा ने आपको औलाद नहीं दी, इसका बदला आपने मुझसे लेने के लिए सोचा, और आपने अपने इंतकाम की वजह से मेरी शादी 70 साल के बुड्ढे से करवा दी, जो रोज मर्दाना ताकत की दवाई लेकर खुद को जवान रखने की कोशिश करता है। मैंने आपके खातिर शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं एक 16 साल की जवान लड़की हूँ और वो 70 साल का बूढ़ा आदमी। मेरे भी कुछ अरमान थे। एक दिन पति के भांजे से मेरी मुलाकात हो गई थी। मेरा दिल बेईमान होने लगा था। मैं अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगी थी और ये भी मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों अक्सर ही घूमने फिरने निकल जाते थे, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरा पति ये सब जानने लग जाएगा। आज मेरी तबीयत खराब हुई। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर जहर है। मैं तो अपनी हर कम उम्र बीवी को यूं ही बनाकर रखता था। वो बेचारी जहर से बच नहीं पाती और मेरे जिस्म को उसकी आदत हो गई है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता है। जाओ, जाकर अस्पताल में जाकर पता कर लो कि तुम्हें क्या हुआ है। इसलिए मैं भागी भागी चली आई और डॉक्टर ने अभी कंफर्म कर दिया है कि मेरे अंदर उस शख्स ने जहर भर दिया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ना चाहती थी, मगर आप दौलत के लालच में अंधी हो गई हैं और यहाँ तक कि आप इल्जाम भी भूल गई। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बाकी वो सच कह रही थी, सारा कसूर मेरा था। अपने पति के बात करने के अलावा मैंने उसकी बेटी से इंतकाम करने की सोची थी। मुझे क्या मालूम था कि इतनी ज़्यादा कम उम्र वाला ये बुजुर्ग हकीकत में कितना खतरनाक निकलेगा कि अपनी बीवियों को छुड़वाने के लिए ऐसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करेगा। ये सब मेरी वजह से हुआ था और अब मुझे ही इन सारे किस्सों को ख़त्म करना था। मैंने उससे वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ गलत किया है और अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगी। मैंने पहले उसका अच्छे से इलाज करवाया। शुक्र है हमें वक्त रहते पता चल गया था और वक्त पर इलाज शुरू हो गया और कुछ महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गई। इन सारे किस्सों के दौरान वो अपने पति से डर रही थी। उसके पति को एक दिन फालिश हो गया। अटैक इतना बड़ा था कि वो बिस्तर का होकर रह गया और 2 महीने में उसका इंतकाल हो गया।
कानून की वजह से सारी दौलत की मालकिन मेरी बेटी की हो गई। मैंने उसकी इबादत पूरी करवा दी और उसकी पसंद से उसकी दूसरी शादी करा दी। मैं उससे शर्मिंदा थी और उससे माफ़ी मांगी कि मैंने उसका साथ बहुत गलत कर दिया है, मगर उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने अपने डॉक्टर से अपने बारे में बात की। डॉक्टर ने बताया कि मैं बांझ नहीं हूँ, बस मेरे पति ने मुझे अपनी औलाद के हक से मरहूम रखा था। मैं अभी 32 साल की थी, जवान, खूबसूरत थी, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। इसलिए मैंने अपनी पति से तलाक ले ली और एक अच्छे सुलझे हुए इंसान से शादी कर ली, जिससे एक मेरी बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ना सिर्फ मैं कि मेरी पहले पति की बेटी भी खुश है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।